सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास और अध्याय आज हम पढ़ेंगे 7 नंबर। अध्याय नंबर 7 पढ़ेंगे बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 6 पाठ, पिछला पाठ था 3 वर्ग, उसके बारे में अध्ययन कर लिया। तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं क्या है, देखो जैसे जैसे इतिहास का उद्भव हुआ धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन हुए। कभी किसी का साम्राज्य हुआ, कभी किसी का आधिपत्य हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं शुरुआत देखिए, शुरुआत में हेडिंग है इसकी, पाठ इसका बाद में स्टार्ट होता है, ठीक है। इसकी हेडिंग से स्टार्ट करते हैं इसको। अब क्या क्या परंपराएं, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया में आविष्कार नए नए होते गए, बहुत सारी चीज़ें आसान बनती गई, नया तरीका बदलता गया। तो देखिए 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। आविष्कार हुए, नगरीय शहरीकरण बढ़ता गया, परिवर्तन होते गए। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। मानते हैं ना, आज भी मान लो नगरों में जाते हैं और गांव के लोगों को अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि गांव के लोग क्या होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और आपको पता है कभी टाइम मिलता है सुबह। अब शहर के लोग तो बना बाज़ारों में जाते हैं तो सुबह जल्दी नहा लेते हैं। अब अपने खेतों में काम करते हैं कोई, तो वो सुबह थोड़ी 5 बजे नहा लेगा। वो आराम से अपना खेत में काम करके या तो दोपहर को नहाएगा या शाम को नहाएगा, या किसी प्रकार उसको टाइम मिलता है। अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं, तो वो इतना साफ सफाई से नहीं रह पाता जितना शहरी रहते हैं। तो दोनों में घृणा पैदा हो जाती है इसका। तो नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस, रोम कला और विज्ञान के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। अभिजात और अमीर वर्ग लेखक और इनके आश्रय का मतलब इन्हें संरक्षण देते थे इनके दरबार में। जैसे अपने इतिहास में लेखक पढ़ते हैं ना, तो वो राजाओं के दरबार में रहते थे, ठीक है। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देश में रहे हो, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध हुई। पहले तो किताबें हाथों से लिखते थे, फिर धीरे धीरे कोई मशीनें वगैरह नॉर्मल आई, मुद्रण होने लगा, छपने लगी, ठीक है। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि अब सौर मंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उल्ट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे मान्यता यही रही कि यूरोप विश्व का केंद्र है। 14वीं सदी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों तथा वस्त्रों से प्राप्त होती है, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा, शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जेकब बर्कहार्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वान रांके के विद्यार्थी थे। कौन? जेकब बर्कहार्ट। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार थे, और जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वान रांके के ये विद्यार्थी थे। रांके ने उन्हें यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे। यानी सबसे पहले उसको लिखना है तो राज्यों और उस राज्य में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है वो लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करें। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से जितना
राजनीति। लेकिन अपने गुरुओं की उन्होंने बात मानी तो सही, लेकिन सारी नहीं। उन्होंने कहा भी राज्य और राजनीति इतना इतिहास नहीं है, और बहुत कुछ इतिहास है। 1860 में बर्कहार्ट ने दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी? दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा। रेनेसा समझ गए, पुनर्जागरण, पुनर्जन्म। इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया। पहले वाले क्या लिखते थे? राजनीति और राजा के बारे में। इसने इस पुस्तक में जो इतिहास लिखते थे उनको कहते थे भी आप साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला को भी ध्यान में रखिए, वो भी जरूरी है इतिहास के लिए। और यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय ले और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। अब है इटली के नगरों का पुनरुत्थान। आज इटली है, पता ना, इटली की राजधानी रोम है। पहले पूर्व यूरोप में रोमन साम्राज्य चलता था, आज अलग रह गया है इटली। ये द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध है ना, तो जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये सारे अलग अलग देश हो गए। देश तो पहले थे लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं थे। अब देखिए इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद, ये देखो रोम साम्राज्य का पतन हो गया, पहले सारा रोमन साम्राज्य था। इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। आप पढ़ के आए होगे इटली का एकीकरण, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, यानी सर्वोपरि था, सब उसकी चलती थी, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातीनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक सांझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बंटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया, रेशम मार्ग यानी रेशम का आयात निर्यात किया जाता था, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में ही नहीं देखते थे। ये देखिए सिसिली, इटली, ये इटली का राज्य रोम का था, ये ध्यान रखना, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। आज स्विट्जरलैंड है ना, वहाँ पे जिनेवा, बड़े बड़े संघ है उनके मुख्यालय हैं। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि में अलग थे। यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। नगर राज्य। कार्डिनल गैस्पारो कोंतारिनी अपने ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों को सदस्यता मिल जाती है। 25 वर्ष है ना, जैसे अपने
लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए 25 वर्ष है, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, पता ना वैसा सिस्टम उस समय चल गया था। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को, नागरिक वर्ग में जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है, शामिल क्यों नहीं किया जाए। क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां और जन उपद्रव होते रहते थे। जन उपद्रव मतलब लोग उग्र हो जाते थे, विरोध करते थे। जहाँ की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है, कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे। उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। दूसरी ओर सच्चरित्र नागरिक जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता है, वे प्राय निर्धन हो जाते हैं। इसलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपदा को आधार न बनाकर कुलीय वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। तथापि शर्त के साथ ही केवल उच्च अभिजात वंशीय लोग ही सत्ता में न रहे। गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, चाहे वे अभिजात वंशीय हो या वे लोग हो जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदात हो। इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। अब देखिए 14वीं और 15वीं शताब्दी। 1300 में इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानववाद पढ़ाया जाने लगा। 1341 में पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1390 में जेफरी जोसर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन हुआ। 1336 में ब्रुनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रतिरूप तैयार किया। ड्यूमा संसद का प्रतिरूप था। संसद ठीक आगे जाके फ्रांस की ये जो रूस की ड्यूमा संसद बनी थी। 1453 कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ओटोमन तुर्कों ने पराजित किया। 1454 गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया। 1484 पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। 1492 कोलंबस अमेरिका पहुंचे। पता ना अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस। 1492 की बात है। और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर चित्र बनाया। और 1512 में माइकल एंजेलो ने सिस्टीनी चैपल की छत पर चित्र बनाए। ये हो गए। कल पढ़ेंगे विश्वविद्यालय और मानवतावाद। जैसे आया ना विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया गया, वो पढ़ेंगे।